हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक और सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन में। तो यदि हम इसे डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं कि द रिएक्शंस whose rate independent from concentration of reactants means the reactions whose rate remain constant during the whole reaction। समझ गए बच्चों कि ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। मतलब है कि इन रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस हैं वो टाइम के साथ मेजरेबल चेंज नहीं होती, मतलब लगभग कॉन्सेंट्रेशन में चेंज जो है वो नहीं होता। ऐसे में जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये है कि पूरे जब तक रिएक्शन चल रही है तब तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ गए बच्चों कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया वेग अभिकारक सांद्रता से मुक्त होता है, मतलब यह है कि अभिकारकों की सांद्रता में समय के साथ कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, मापनीय परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित नहीं होता। मतलब जब तक अभिक्रिया चलती रहेगी तब तक अभिक्रिया वेग स्थिर बना रहेगा। तो ऐसी रिएक्शंस को ही हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो देखो यही डेफिनेशन भी है, लिखी है मैंने, द रिएक्शंस हुज रेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम। टाइम के साथ कंसंट्रेशन से क्या रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट रहता है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि रिएक्शंस हुज रेट रिमेन कांस्टेंट इन होल रिएक्शन, मतलब जब तक रिएक्शन चलेगी तब तक रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक सांद्रता से स्वतंत्र रहता है, अर्थात संपूर्ण अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग स्थिर रहता है। अब हम रेट लॉ के थ्योरी के बेस पर जाएं, अगर मान लो कि रेट लॉ के अनुसार इसको डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टर्म whose एक्सपोनेंट इज जीरो। मतलब रेट लॉ ये कहता है कि ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन उस कंसंट्रेशन टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जिसका एक्सपोनेंट जीरो है। समझ गए बच्चों कि अभिक्रिया वेग शून्य घात युक्त सांद्रण पद के क्या है, समानुपाती। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर जीरो। और आगे बढ़ा दें तो R की पावर जीरो मतलब रिएक्टेंट कंसंट्रेशन की पावर जीरो, तो ये 1 हो गया। तो रेट किसके बराबर दिख रहा है, रेट कांस्टेंट। मतलब यही कहना है हमारा, यहाँ डिफाइन भी हमने किया है कि ऐसी रिएक्शंस जिनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टाइम के साथ कांस्टेंट बना रहेगा, मतलब है रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे डेफिनेशन, तो आप इसे नोट करें। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स में। तो देखो पहला एग्जांपल है फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन H2 तथा Cl2 का प्रकाश रासायनिक संयुक्त। तो इसमें क्या करते हैं कि इस तरह का एक जो है सिस्टम अपरेटस होता है, उसमें नीचे यहाँ पानी भरा होता है और यहाँ पर होती है H2 और क्या, Cl2। जैसे ही लाइट पड़ती है तो HCl बनेगा, तो ये डिसॉल्व हो जाता है किसमें, पानी में। तो पानी में जितना HCl डिसॉल्व होगा इसका जो है लेवल उतना उठ जाएगा ऊपर। तो जो गैसियस फेस है ना, यहाँ पर H2 और Cl2 का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना HCl बनता जाएगा वो डिसॉल्व होगा वाटर में, तो वाटर का लेवल ऊपर उठ जाएगा। तो जो गैसियस फेस है जहाँ पर H2 और Cl2 है उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। मतलब हमने इस तरह रिएक्शन लिखी H2 + Cl2 2S, ठीक है, H मतलब लाइट, ये क्या है, लाइट की प्रेजेंस में, ये है HCl,
ठीक है। HCl dissolve in water and the concentration of gas phase do not change with time। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसॉल्व होते ही लेवल पानी का ऊपर उठ जाता है। तो गैसियस फेस में H2Cl2 का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, और जब ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो रेट भी क्या नहीं होगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि रेट जो है वो H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। दूसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन हॉट पीटी सरफेस। तप्त पीटी सतह पर N2O का वेक्टर। तो ये बता दूं कि जो सरफेस में रिएक्शंस होती हैं ज्यादातर वो जो है जीरो ऑर्डर में आती हैं, क्योंकि सरफेस ये है, ठीक है। अब सरफेस में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, एडजॉर्ब है। तो मान लो ये दो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो गए तो ये तो सरफेस में ही प्रोडक्ट बना रहेगा। अब दो 1 मिनट में मान लो चेंज हो गए प्रोडक्ट में, फिर अगले दो 1 मिनट में चेंज हो गए, फिर इस तरह से। तो पूरा जो सरफेस एरिया है उसका यूनिट एरिया जो है वो रिएक्टेंट के सेम मॉलिक्यूल से क्या है, कवर्ड है। तो इस तरह से एक यूनिट एरिया में जो रिएक्शन चलेगी उसका रेट क्या बना रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो भी रिएक्शन ज्यादातर सरफेस में होती हैं वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं, क्योंकि उनके यूनिट एरिया में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लगभग एक सी होती है, और इसीलिए वहां पर प्रोडक्ट बनने का रेट भी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से टाइम के साथ पूरी रिएक्शन जब तक चलेगी तब तक रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से ये भी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अर्थात N2O की कंसंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट है। ठीक इसी तरह से अमोनिया का मॉलिब्डेनम या टंगस्टन की सरफेस में, मॉलिब्डेनम या ठीक है टंगस्टन की सरफेस पर डिकम्पोजिशन, ये भी एक क्या है, जीरो ऑर्डर। मैंने बताया ये भी एक इसकी सरफेस में चलती है। ठीक इसी तरह से एक एग्जांपल और है, ये तो आपने लिख ही दिया होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और है डिकम्पोजिशन ऑफ फोर्थ। अगर हम फोर्थ में आ जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 2HI इक्वल टू H2 प्लस क्या, I2। यहाँ क्या लिखेंगे, AU। तो इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो कि जीरो ऑर्डर में आती हैं, जिनके बारे में हम आगे भी देखेंगे कहीं जरूरत पड़ी तो। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी मैंने आपको एग्जाम्पल में बता दिया, तो आपने नोट कर लिया होगा और यहीं तो नोट